नमस्ते। कैसे हैं सब? आज ना हम मिलकर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अपना देश भारत इतना बड़ा है ना? और यहाँ कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं, कितने सारे त्योहार हैं। तो कभी सोचा है कि इतने बड़े देश को चलाया कैसे जाता है? चलिए आज इसी को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं। सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं। सोचो, स्कूल में कुछ नियम होते हैं जो सभी क्लासेस के लिए एक जैसे होते हैं, जैसे छुट्टियां कब होंगी या एग्जाम कब से शुरू होंगे। और फिर कुछ नियम सिर्फ आपकी अपनी क्लास के लिए होते हैं, जैसे आपका टाइम टेबल क्या है या क्लास में कौन कहाँ बैठेगा। होता है ना ऐसा? बिल्कुल। जो प्रिंसिपल मैम या सर होते हैं वो पूरे स्कूल के लिए बड़े बड़े नियम बनाते हैं, लेकिन आपकी जो क्लास टीचर है वो आपकी क्लास की रोज की चीजें देखती है ना? ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारे देश में भी दो तरह की सरकारें काम करती हैं। एक होती है प्रिंसिपल जैसी हमारी केंद्र सरकार जो दिल्ली में है और पूरे देश के लिए बड़े फैसले लेती है, और दूसरी होती है क्लास टीचर जैसी यानी राज्यों की सरकारें जो अपने अपने राज्य का ध्यान रखती हैं। तो ये जो दो तरीके हमने देखे ना, प्रिंसिपल वाले और क्लास टीचर वाले, इनके ना कुछ खास नाम भी होते हैं। चलिए अब उन नामों को सीखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं, ये बहुत आसान है। पहली व्यवस्था का नाम है संघीय व्यवस्था। ये तो बिल्कुल हमारे स्कूल वाले उदाहरण की तरह है, जहां प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों के पास अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है? जो संविधान है, मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी नियमों की किताब, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों को यानी पावर को बांट देती है। अच्छा, दूसरी व्यवस्था है एकात्मक व्यवस्था। अब जरा सोचो, अगर स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल ही हो और क्लास के छोटे बड़े सारे के सारे नियम वही बनाए तो बस उसे ही हम एकात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। इसमें सारी की सारी ताकत सिर्फ एक ही सरकार के पास होती है और वही पूरे देश को चलाती है। आइए अब इस टेबल को देखकर इन दोनों के बीच का फर्क और अच्छे से समझते हैं। देखिए, संघीय सरकार में दो लेवल होते हैं, एक राष्ट्रीय यानी पूरे देश की सरकार और दूसरी क्षेत्रीय यानी राज्यों की सरकार। लेकिन एकात्मक में सिर्फ एक राष्ट्रीय सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में एक लिखा हुआ संविधान होना बहुत जरूरी है और वही सबसे ऊपर है, मतलब उसकी बात सब मानते हैं। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है शक्तियों का बंटवारा। संघीय व्यवस्था में पावर को बांटा जाता है, पर एकात्मक व्यवस्था में सारी पावर सिर्फ एक ही सरकार के पास होती है। तो अब मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि हमारे भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई, संघीय या एकात्मक, और जो भी अपनाया वो क्यों अपनाया। चलिए अब अगले हिस्से में यही पता करते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के लिए क्या सोचा था। भारत के लिए संघीय व्यवस्था को चुनने के दो सबसे बड़े कारण थे। पहला, हमारा देश बहुत बहुत बड़ा है। सोचो, क्या एक ही जगह दिल्ली से बैठकर पूरे देश को अच्छे से चलाया जा सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन था। और दूसरा कारण है हमारी विविधता, हमारी डाइवर्सिटी। यहाँ कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी भाषाएं, उनके पहनावे, उनके त्योहार सब अलग हैं। तो संघीय व्यवस्था से सभी राज्यों को अपनी संस्कृति और अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी मिलती है। यहाँ ना एक बहुत ही मज़ेदार बात है। पता है, हमारे संविधान में भारत के लिए फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। इसकी जगह पर एक खास लाइन लिखी है, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है। संविधान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते की वजह से एक साथ नहीं जुड़े हैं, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा अटूट बंधन है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। भारत की व्यवस्था ना पूरी तरह से संघीय भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हमारी केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली। चलो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन ज्यादा और जरूरी शक्तियां केंद्र सरकार को ही दी गई हैं। जैसे पूरे देश की सुरक्षा का मामला, पैसों से जुड़े मामले, ट्रेनें चलाना, ये सब बहुत जरूरी काम केंद्र सरकार के पास हैं।
और एक ऐसी लिस्ट भी है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद हो तो केंद्र का बनाया कानून ही माना जाएगा। एक और अनोखी बात है हमारी नागरिकता। सोचो, हम चाहे तमिलनाडु में रहते हों या गुजरात में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, हम सब क्या है? हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। हमारी बस एक ही नागरिकता है। जबकि अमेरिका जैसे कुछ देशों में लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक तो देश की और दूसरी अपने राज्य की। और सबसे खास बात है आपातकाल यानी इमरजेंसी। जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जैसे कि कोई युद्ध, तो हमारी सरकार का पूरा रूप ही बदल जाता है। उस समय सारी शक्तियां राज्यों से निकलकर केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं और पूरा देश एक एकात्मक व्यवस्था की तरह काम करने लगता है। तो अब तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि भारत की सरकारी व्यवस्था एक खास तरह का मिक्सचर है। ये न तो पूरी तरह संघीय है और न ही पूरी तरह एकात्मक। पर सवाल ये है कि आखिर ये बैलेंस बनाए रखना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि भारत की इस अनोखी व्यवस्था को हमारी जरूरतों के हिसाब से ही बनाया गया है। इसे आप एक बड़े परिवार की तरह समझ सकते हैं। परिवार में जो बड़े होते हैं, यानी माता-पिता, यानी हमारी केंद्र सरकार, वो मजबूत होते हैं ताकि पूरा परिवार एक साथ रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन साथ ही बच्चों को, यानी राज्य सरकारों को भी अपने फैसले लेने और अपने तरीके से बढ़ने की आज़ादी होती है। बस यही प्यारा सा बैलेंस हमारे देश को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है। अब जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा कि भारत जैसा देश, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने धर्म और इतनी संस्कृतियां हैं, वहाँ एक ताकतवर केंद्र और आज़ाद राज्यों के बीच ये नाजुक सा बैलेंस बनाए रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इस पर अपने दोस्तों और टीचर से बात ज़रूर कीजिएगा।